नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस सब्जेक्ट का एक चैप्टर है डेटा फ्रेम। उस चैप्टर में आज हम पार्ट 1 देखेंगे। ये मेरा पहला वीडियो है इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस सब्जेक्ट के लिए। आशा रखता हूं कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। इसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स पार्ट 1 क्रिएटिंग डेटा फ्रेम्स। तो उसके ऊपर मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे बनाए हैं, तो वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा, लाइक कर दीजिए अभी से और शेयर भी करिए, जिससे आपके फ्रेंड्स और जो भी दोस्त हैं उनको भी थोड़ी मदद मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अगर ये क्वेश्चंस चाहिए तो गूगल में जाना है और गूगल में जाकर आप सर्च करिए मेरे ब्लॉग का नाम है ट्यूटोरियल AICS IP। आप गूगल में जाके यहाँ सर्च कर सकते हैं, तो आपको फर्स्ट लिंक में ही उसका होम पेज मिल जाएगा। तो आप यहाँ से सर्च कर लीजिए ट्यूटोरियल AICS IP। मैं मेरा वेबसाइट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ। जैसे ही आप गूगल में सर्च करेंगे, सबसे पहला लिंक यहाँ पे मिलेगा। आपको टाइप ये करना है ट्यूटोरियल AICS IP। आप यहाँ स्पेस भी देंगे तो भी ये सर्च हो जाएगा, ट्यूटोरियल AICS IP। ऐसे सर्च करने से भी आपको सबसे पहले इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस का यहाँ पे पेज मिल रहा है। तो ऐसे भी आप इसे सर्च कर सकते हैं। तो ये बेसिकली गूगल में सर्च करने के बाद आप यहाँ पे जाइए होम पेज में मैंने यहाँ पे जो वीडियो बना करके रखा है, तो उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ये होम पेज है। तो जैसे ये पेज खुलता है, आप यहाँ पे 5 सब्जेक्ट देख पाएंगे। सबसे पहले कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आपको किसी भी सब्जेक्ट का मटेरियल, नोट्स, असाइनमेंट, क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल कुछ भी चाहिए, मैं यहाँ पे रेगुलरली अपलोड करता हूँ। तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का सिंपल तरीका है, किसी भी पेज को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पे चले जाइए। ये जो 5th आइकन है PDF माई URL, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और जैसे ही क्लिक करेंगे थोड़ी देर में यहाँ पे मैसेज आ जाएगा। थोड़ा देर वेट करिए। जैसे ही यहाँ पे कोई मैसेज आता है सेव एज का, आप इसे सीधा सेव कर लीजिए। यहाँ पे फाइल का नाम जो भी आपको देना है, जैसे अभी मैंने होम पेज को डाउनलोड किया है, तो ये मैं यहाँ पे कर लूंगा होम पेज। आप कुछ भी नाम अपने हिसाब से रख लीजिए। तो आप किसी भी पेज को ऐसे सेव कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने का ये सिंपल तरीका मैंने आपको बता दिया है। तो आइए चलते हैं आज के वीडियो की ओर। मैं संजय परमार एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल ट्यूटोरियल AICS IP में स्वागत करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस सेशन में जा करके। आप किसी भी सब्जेक्ट का पेज खोलेंगे तो बेसिकली आपको ऐसे इन्फॉर्मेशन लिंक में मिलेगी। आपको अगर सिलेबस डाउनलोड करना है तो उसका लिंक भी मैंने यहाँ पर दे रखा है, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। क्लास 11 के जितने टॉपिक और नोट्स मैंने तैयार किए हैं, ये सारे मेरे पर्सनलाइज नोट्स है। मेरे अनुभव के आधार पर मैंने ये सारे नोट्स और असाइनमेंट बनाए हैं। तो आप इसको जरूर देखिएगा और डाउनलोड भी कर लीजिए, तो आपको अच्छी हेल्प मिल जाएगी। और आपको और भी ज्यादा कुछ चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं यहाँ मेरे वीडियो पे, या तो मेरे ब्लॉग पे भी आप कमेंट में बता सकते हैं, या फिर कॉन्टेक्ट अस में जाकर हमें लिख सकते हैं आपको क्या चीज चाहिए, तो मैं उसको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन। तो यहाँ पे मैंने क्रिएटिंग डेटा फ्रेम्स के ऊपर इतने नोट्स बनाए हैं, तो इन सभी के ऊपर मैं यहाँ पे असाइनमेंट डालता रहूंगा 1 by 1। तो आप जरूर इसको देखते रहिए। मैं शेयर भी करता रहूंगा मेरे व्हाट्सएप नंबर से, या तो टेलीग्राम चैनल पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल, वो इसका लिंक मैं यहाँ पे अभी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से भी टेलीग्राम चैनल कर दीजिए। तो जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे तुरंत ही आपको नोट्स मिल जाएगा जैसे ही मैं अपलोड करूंगा। और वेबसाइट भी आप अलाउ कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन में, जहां मैं ईमेल आपको कर दूंगा डायरेक्टली, तो आप ऐसे इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं आज के वीडियो की ओर। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया है उसमें पहला है डिफाइन डेटा फ्रेम्स। डेटा फ्रेम्स क्या है? तो डेटा फ्रेम्स क्वेश्चन के लिए यहाँ पे मैंने लिंक दिया है ऑलरेडी आंसर का, तो आप पर्टिकुलर आंसर देखने के लिए क्लिक कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं डेटा फ्रेम्स क्या है। तो सबसे पहले डेटा फ्रेम्स हम चैप्टर 1 में कुछ बात
ऑलरेडी हो चुकी है, उसके नोट्स भी मैंने सीरीज वाले रखे हैं, हालांकि उसका वीडियो अपलोड नहीं किया है, तो आप वहां जाकर भी देख सकते हैं कि डेटा फ्रेम वगैरह क्या है। मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दे देता हूं। डेटा फ्रेम एक इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है। डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि जिसमें आप डेटा को प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं, सिस्टमेटिकली मैनेज कर सकते हैं, उसी पार्ट को हम डेटा फ्रेम कहेंगे। ये सिंपल डेफिनेशन है। उसके बाद यहाँ आप रीड कर सकते हैं कि सीरीज जो पांडास जो हमने फर्स्ट चैप्टर में कवर ऑलरेडी कर दिया है नोट्स में, उसका वीडियो भी मैं बनाऊंगा, तो आप वीडियो भी देख सकते हैं। तो पांडास का सीरीज का टॉपिक हमने कवर किया था। दूसरा जो इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है पांडास का, वो है डेटा फ्रेम। तो डेटा फ्रेम एक डेटा स्ट्रक्चर है जहां पर आपको जो डेटा है वो 2 डायमेंशन में मिलता है, एक हॉरिजॉन्टली एक वर्टिकली, जिसे हम बोलेंगे मैट्रिक्स फॉर्म। जैसे मैट्रिक्स फॉर्म आपने एक्सेल यूज किया होगा बेसिकली, तो एक्सेल में आप देखते हैं कि एक हॉरिजॉन्टल आइडेंटिटी होती है, एक वर्टिकल आइडेंटिटी होती है, तो उसे हम कहेंगे मैट्रिक्स। तो उसी मैट्रिक्स को किसी भी फॉर्म में, यहां जैसे 3/5 फॉर्म लिखा है, तो 3/5 मीन्स क्या हुआ कि 3 रो है और 5 कॉलम है। तो ऐसे n/m, m/n कोई भी डायमेंशन आप ले सकते हैं, तो इसे 2 डायमेंशन कहा जाएगा। तो यही एक डेटा फ्रेम होता है कि 2 डायमेंशनल डेटा को आप अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए एक डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं, जिसका नाम है डेटा फ्रेम्स। तो यहाँ पे वही एक्सप्लेन किया है, आइए एक बार पढ़ लेते हैं। इन द डेटा स्ट्रक्चर, डेटा कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ 1 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर और 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर। तो आप एक 1 डायमेंशनल मीन्स एक रो या सिंगल कॉलम में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसे हम बोलेंगे 1 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल मतलब जिसमें रो भी है कॉलम भी है। Pandas series represents 1 dimensional data structure. Similarly, data frame represents 2 dimensional data structure. तो यहाँ पे आपको आंसर में सिर्फ यही लिखना है, डेटा फ्रेम रिप्रेजेंट्स 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर। सीरीज के बारे में भी आप थोड़ा सा लिख देंगे तो अच्छा रहेगा आंसर, तो इससे जो है थोड़ा सा वेटेज मिलेगा आपके लेंथ को, आंसर के लेंथ को, तो इसीलिए ये समझाना जरूरी है। वेयर देयर इज अ थॉट ऑफ 2 डायमेंशंस, कंसीडर MS Excel एज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ 2 डायमेंशनल डेटा रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे मैं यही कहना चाहता हूं कि आपको अगर सबसे बेस्ट कोई एग्जांपल मिलता है तो वो है MS Excel, जो डेटा फ्रेम का सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जिसमें आप रो वाइज और कॉलम वाइज डेटा स्टोर कर सकते हैं। इट रिप्रेजेंट्स अ डेटा इन टेबुलर फॉर्म इन रोज एंड कॉलम्स। जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई भी डेटा है उसे रिप्रेजेंट करने के लिए कॉलम्स और रोज दोनों की जरूरत पड़ती है, और वो दोनों टेबुलर फॉर्म में होता है। डेटा फ्रेम कैन बी डिवाइडेड इनटू सिंपल 2 वर्ड्स, डेटा एंड फ्रेम। तो सिंपली जैसे डेटा फ्रेम नाम दिया है वैसे ही यहाँ पे इसका मीनिंग होता है। किसी भी चीज को समझने के लिए उसका मेन अर्थ समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे डेटा एंड फ्रेम, डेटा हम लोग जानते हैं कि जो भी फैक्ट होते हैं, रॉ फैक्ट्स हमारे पास है, टेक्स्ट है, फिगर्स है, वो सारी चीजें डेटा हम कह सकते हैं जो ऑर्गेनाइज नहीं है। इट कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ डेटा विद इन द फ्रेम। तो उसी फ्रेम में, किसी भी डेटा टाइप के फ्रेम में हम उसको स्टोर कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट डेटा कैन बी सराउंडेड इन फ्रेम ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो हम ये कह सकते हैं कि इसी डेटा को, टेक्स्ट या फिगर्स जो भी है हमारे पास, उसे हम रो और कॉलम में स्टोर कर सकते हैं। इट कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ डेटा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि डेटा फ्रेम में आप किसी भी टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे आप अगर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करेंगे तो उसमें मल्टीपल डेटा टाइप आप एक्सेस नहीं कर सकते। अगर आप एरे यूज करते हैं C++, सी या जावा लैंग्वेज में, तो वहां पे सेम काइंड ऑफ डेटा टाइप आपको यूज करना पड़ेगा। पाइथन में ऐसा नहीं है। डेटा फ्रेम में आप कोई भी ले सकते हैं, टेक्स्ट भी ले सकते हैं, नंबर भी ले सकते हैं, एक साथ किसी कॉलम में भी किसी रो में भी आप डाल सकते हैं। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। तो आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। आप समझ गए होंगे, इसका आंसर आप यहां से बना सकते हैं अच्छे से। सेकंड है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा फ्रेम्स। तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा फ्रेम्स? तो सबसे पहले हमने जैसे समझा है डेटा फ्रेम क्या है, तो उसी के ऊपर से एक कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी बन जाएगी। डेटा फ्रेम हैज 2 इंडेक्सेस और एक्सिस। ओके, सो 2 टाइप्स ऑफ इंडेक्सेस आर देयर। वन इज कॉल्ड इंडेक्सेस, सेकंड इज कॉल्ड एक्सिस। तो इंडेक्सेस बेसिकली यूज फॉर रो एंड एक्सिस इज यूज फॉर इन कॉलम्स। सो दिस इंडेक्सेस आर देयर, यू कैन एक्सेस रो एंड कॉलम। सो जो रो है उसमें हम रो इंडेक्स यूज करेंगे, जो कॉलम है उसके लिए हम एक्सिस यूज करेंगे। तो इसलिए हम वहां पे लिखते हैं AXIS, एक्सिस। तो ये इंडेक्सेस और एक्सिस हम यूज कर सकते हैं। इन डेटा फ्रेम इंडेक्सेस कैन बी नंबर्स, लेटर्स और स्ट्रिंग्स।
आप इंडेक्स 6 में कुछ भी यूज कर सकते हैं। रो में आप कुछ भी डाल सकते हैं। अगर नहीं डाला है तो ऑटोमेटिकली वो 0 से स्टार्ट करेगा और नंबर स्टोर करेगा। डेटा फ्रेम इज ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स, तो वो ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। डेटा फ्रेम इज ए वैल्यू म्यूचुअल, दैट इज वैल्यूज कैन बी चेंज, तो उसके जो वैल्यू है उसको हम चेंज कर सकते हैं। डेटा फ्रेम इज ऑल्सो साइज म्यूटेबल, तो साइज म्यूटेबल भी है, उसे हम साइज भी चेंज कर सकते हैं। मानो अभी आपके पास 5 रो है तो आपको 6 करना है, 7 करना है, कभी भी आप उसको ऐड कर सकते हैं, कभी भी आप उसको डिलीट कर सकते हैं। तो ये है डेटा फ्रेम के कैरेक्टरिस्टिक्स। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पैकेजेस आर What are the packages are needed to be imported to create data frames? Explain with syntax and example. यहाँ पे मैंने ये भी एक्सप्लेन किया है नोट्स में। तो सबसे पहले कौन कौन से पैकेज आपको चाहिए, तो बेसिकली देयर आर 2 मेन पैकेजेस नीडेड फॉर डेटा फ्रेम। फर्स्ट इज pandas, import pandas as pd, import numpy as np। हम यहाँ पे जब ये इंपोर्ट करते हैं तो यहाँ एज हम बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट करने के लिए यूज करते हैं, तो ये उसका इनिशियलाइजेशन हो गया। तो इसीलिए हम यहाँ पे जब इंस्टेंस क्रिएट करना है, ऑब्जेक्ट मीन्स इंस्टेंस, ये पीडी जो है इसे हम इंस्टेंस कहेंगे। तो जब भी आपको इंस्टेंशिएट करना है तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं इंपोर्ट pandas एज पीडी। ये फर्स्ट पैकेज है जो डेटा फ्रेम को यूज करने के लिए है, हमें चाहिए। सेकंड पैकेज रिक्वायर्ड टू इम्पोर्टेड दैट इज numpy। तो numpy यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं इंपोर्ट numpy एज np। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने सिंटेक्स लिखा है DFO, जिसे हम कहेंगे डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट्स। यहाँ ऑलरेडी लिखा है कि रिफर्स टू एन ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएटेड वेरिएबल टू डेटा फ्रेम। pandas डॉट डेटा फ्रेम ये मेथड है उसका। pandas हमने यहाँ से ऑलरेडी जो इंपोर्ट किया है वो ऑब्जेक्ट का नाम लिया है। डॉट डेटा फ्रेम, यहाँ पे डेटा फ्रेम लिखा है। 2D डेटा स्ट्रक्चर, तो फर्स्ट आपको डालना है 2D डेटा स्ट्रक्चर, कौन सा डेटा आप कहाँ से यूज करना चाहते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी एक्सप्लेन है, दिस इज द फर्स्ट एंड मैंडेटरी पैरामीटर ऑफ डेटा फ्रेम फंक्शन। तो आपको सबसे पहले वो डेटा फ्रेम का फंक्शन आपको लिखना है 2D डेटा स्ट्रक्चर में। उसके बाद है कॉलम्स, कॉलम सीक्वेंस। आपको जो कॉलम्स चाहिए वो यहाँ पे कॉलम्स इक्वल टू करके आप डाल सकते हैं, वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद है डेटा फ्रेम, तो यहाँ पे डेटा फ्रेम एक मेथड है जो इनबिल्ट पाइथन के अंदर होता है pandas पैकेज में, तो वहां से ऑटोमेटिकली आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। 2D डेटा स्ट्रक्चर वो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। कॉलम्स, इंडेक्स, आप अगर रोज अपने हिसाब से क्रिएट करना चाहते हैं कि भाई 0 1 2 ना आए, उसकी जगह ABC आए या उसकी जगह 1 2 3 किसी भी नंबर से स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ इंडेक्स में आप लिख सकते हैं। इंडेक्स में आप रेंज भी क्रिएट कर सकते हैं रेंज फंक्शन यूज करके। रेंज फंक्शन का वीडियो भी मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, तो यहाँ आई बटन में आपको मिल जाएगा, वो भी देख लीजिएगा। डी टाइप, डेटा टाइप यहाँ पे आपको रख देना है कोई भी डेटा टाइप। कॉपी इक्वल टू बुलियन, अगर कॉपी करना है नहीं करना है। तो ये इसका बेसिक सिंटेक्स है। तो आशा रखता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा डेटा फ्रेम यूज करने के लिए हम इसको कैसे लिखेंगे। तो ये उसका सिंटेक्स है। यहाँ पे थोड़ा स्लाइड करेंगे, यहाँ पे उसका एक एग्जांपल आपको मिल जाएगा। यहाँ पे क्रिएटिंग डेटा फ्रेम लिस्ट, ये देखिए pd डॉट डेटा फ्रेम l। यहाँ पे एक सिंपल डेटा स्ट्रक्चर हमने बनाया है, एक लिस्ट यूज किया है जिसमें कुछ नंबर्स डाले हैं, और ये df जो है डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट। उसके बाद है pd डॉट डेटा फ्रेम, ये pd हमारा ऑब्जेक्ट जो मैंने बोला था कि pandas का जो ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट करेंगे वही यहाँ यूज करना है। तो pd डॉट डेटा फ्रेम और जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर है वो हमने यहाँ पे डाल दिया। तो इसी प्रकार से आप कोई भी डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्रिएट एन एम्प्टी डेटा फ्रेम, ये बहुत सिंपल है। आप जस्ट डेटा स्ट्रक्चर में इंपोर्ट pandas as pd सबसे पहले इंपोर्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा ऑप्शन एम्प्टी डेटा फ्रेम के लिए। सबसे पहले आपको ये लिखना है df इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम, उसके बाद उसे प्रिंट कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको एम्प्टी डेटा फ्रेम का आउटपुट ऐसे मिलेगा, एम्प्टी डेटा फ्रेम, कॉलम्स और इंडेक्स। कुछ रो या कॉलम यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसलिए आपको ये सिंपली ऐसे मिल जाएगा। उसके बाद आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्रिएट अ डेटा फ्रेम विथ दिस डेटा एंड डिस्प्ले विथ सिंगल कॉलम। यहाँ पे कुछ डेटा मैंने ऑलरेडी देके रखा है, उसी का एक हमें डेटा फ्रेम क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैंने लिख के दे दिया है 33, 55, 66, 39, 45 ये डेटा है, इसके ऊपर से हम बनाएंगे। तो ये प्रोग्राम यहाँ सिंपली ऑलरेडी
कोड करके रखा है मैंने। आपको ये पूरा कोड में नीचे लिंक में दे दूंगा वर्ड फाइल में, सभी क्वेश्चन का जो कोड है क्वेश्चन वाइज यहाँ अपलोड कर दूंगा। आप इसको भी डाउनलोड कर दीजिए लिंक से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंपोर्ट पांडाज एज पीडी। फर्स्ट हम जैसे फंक्शन डिफाइन करते हैं, DEF सिंगल कॉलम L इक्वल टू 33, 55, 66, ये डेटा जो हमने यहाँ मांगा था वो डाल दिया। अब सिंगल ही कॉलम क्रिएट करना है तो इसलिए आगे कोई जरूरत नहीं है हमें, सिर्फ हमने एक ही लिस्ट लिया है तो इस लिस्ट को हम सीधा डेटा फ्रेम में डालेंगे। तो डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट DF यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टेंशिएट कर दिया, pd.dataframe_L। तो यहाँ पे ये जो डेटा है वो सीधा हमारे डेटा फ्रेम में सेट हो जाएगा। देन प्रिंट DF, तो जैसे ही हम प्रिंट DF करेंगे ऑटोमेटिकली ये प्रिंट कर देगा। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पे एक लाइन में ये डेटा दिखाएगा। आइए इसका आउटपुट चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पाइथन IDLE पे जाऊंगा इसका आउटपुट चेक करने के लिए। पाइथन 3.8 IDLE, इसका कोड ऑलरेडी मैंने करके रखा है तो मैं सीधा वही प्रोग्राम रन कर देता हूं। मैंने D ड्राइव में पाइथन कोड्स में यहाँ पे किया था, देखते हैं अवेलेबल है कि नहीं है। ओके, शायद उसका अवेलेबल नहीं है, DF टिकट्स, मतलब ये कुछ और है। ओके, तो इसी कोड को हम एक बार फिर से यहाँ पे रन कर देते हैं, हालांकि ये कॉपी यहाँ से नहीं हो पाएगा। ओके, तो ऐसे आप क्रिएट कर सकते हैं। ये सिंपल आउटपुट आप जैसे भी देखना चाहते हैं वैसे आ जाएगा। तो कोड आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिएट डेटा फ्रेम विथ द अबव डेटा क्वेश्चन 5 एंड डिस्प्ले द सम ऑफ गिवन नंबर्स। तो यहाँ पे हमने जो डेटा यूज किया है ऊपर वाले क्वेश्चन में, इसका सम करना है। तो इसे करने के लिए हम यूज करेंगे, एक बार मैं फाइल चेक कर लेता हूं कि हमारे पास है कि नहीं। तो पहले तो सेम कोड ऊपर वाला जो है वही आएगा। कल मैंने इसको वर्ड फाइल में सेव शायद नहीं किया है। ओके, लीव इट, यहां से डायरेक्टली ही मैं एक्सेस कर सकता हूं इस कोड को। तो वहीं से सीधा कॉपी करके इजीली कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने इंपोर्ट पांडाज एज पीडी DF सिंगल कॉलम, ये एक फंक्शन बना दिया है सिंगल कॉलम का, सेम लिस्ट यूज किया। अब जब हम सम करेंगे तो सम करने के लिए हमें एक और वेरिएबल चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा है sum1। sum1 जो है यहाँ पे इक्वल टू 0 आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा, अदरवाइज एरर आ जाएगा। तो इसीलिए हमने sum1 कर दिया है। DF इक्वल टू pd.dataframe_L, तो ऑलरेडी डेटा फ्रेम हमने क्रिएट किया है। उसके बाद सम करना है, तो सम करने के लिए आप लूप भी इस्तेमाल कर सकते हैं और लूप इस्तेमाल करके इसका एडिशन भी आप कॉमन लॉजिक से कर सकते हैं। हालांकि हमारे पास पाइथन में एक मेथड अवेलेबल है सम, तो हमने df.sum का इस्तेमाल इसीलिए कर लिया कि वो लूप लगानी ना पड़े। तो लॉजिक अगर आप सीखना चाहते हैं, लॉजिक लगा कर करना चाहते हैं तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पे df.sum यूज करके सम ऑफ द गिवन नंबर्स sum1.toString, ये sum1 अगर आप प्रिंट करेंगे तो वो एक पहले कॉलम इंडेक्स देगा, रो इंडेक्स देगा और फिर सम देगा। तो वो हमें नहीं चाहिए, इसलिए मैंने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया, toString इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स। तो उसकी वजह से क्या है कि इंडेक्स प्रिंट नहीं होगी। तो यहाँ पे देखते हैं, इसे ओपन कर लेता हूं मैं ताकि कोड हम इजीली एक्सेस कर पाए। तो इसको सम करेंगे, तो जैसे ही सम करेंगे आउटपुट हमें देगा 0 और उसके बाद जो भी इसका सम हो रहा है तो वो हमें रिटर्न कर देगा। तो आइए इसमें देखते हैं, इसको कोड को मैं कॉपी करके ले लेता हूं पाइथन में। सबसे पहले देखते हैं ये वाला जो पेंडिंग था, कॉपी, और यहां नई फाइल में प्रिंट कर देते हैं इसको, कॉपी पेस्ट। ओके, नाउ रन। पाइथन DF, इसे पाइथन कोड में ही डाल देते हैं, DF सेव। तो यहाँ पे देखिए ये एक सिंगल कॉलम हमारा बन चुका है। ये जो है ये आपका इंडेक्स है, रो इंडेक्स, जो बाय डिफॉल्ट 0 1 2 3 4 क्रिएट हुआ है। उसके बाद 33, 55, 66,
39 और 45। तो ऐसे आपको वैल्यूज मिल जाएगी। तो ऐसे आप जनरेट कर सकते हैं। अब देखते हैं सम वाला कोड। तो सम वाले के लिए हमने जो इस्तेमाल किया है मैंने एक्सप्लेन कर दिया ऑलरेडी। यहाँ पे सिर्फ उसका आउटपुट चेक करेंगे। तो इसी फंक्शन में, इसी प्रोग्राम में हम इसको कर लेते हैं। इसे थोड़ा इंडेंटेशन देखना पड़ेगा, अदरवाइज एरर आएगी। तो यहाँ पे इंडेंटेशन हम कर देते हैं। तो जब भी आप कोड एक्सेस करते हैं तो ऐसे थोड़ा मैन्युअल एडिटिंग करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सम ऑफ गिवन नंबर्स 238। देखिए, अगर यहाँ पे ये पाइथन का यूज नहीं किया है, ये सॉरी पाइथन नहीं, टू स्ट्रिंग फंक्शन का यूज नहीं किया है, तो ये आउटपुट कैसे देगा। तो सम वन ऑलरेडी मैंने प्रिंट कर दिया है। तो यहाँ पे आपको आउटपुट ऐसे मिलेगा। ये देखिए 0, 238 और डी टाइप इंटीजर 64। ये हमें डेटा फ्रेम की प्रॉपर्टीज दिखा रहा है। जैसे यहाँ इंडेक्स दिख रही है, ये वैल्यू दिख रही है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे यूज किया था डॉट टू स्ट्रिंग यहाँ पे। हालांकि ये जरूरी नहीं है, लेकिन उसको अवॉइड करने के लिए हमने इस्तेमाल किया था इसका। जो इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स, मतलब आपकी इंडेक्स प्रिंट नहीं होगी। तो जब भी आप रो इंडेक्स अवॉइड करना चाहते हैं, आप ऐसे यूज कर सकते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है वो है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। एक सिंपल आउटपुट के लिए यहाँ पे कोड हमने डाल दिया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 डेटा फ्रेम्स यहाँ क्रिएट किए गए हैं। एक में 3 वैल्यूज हैं जो सिंगल एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, और यहाँ डबल स्क्वायर ब्रैकेट है। जब हम कोड देखते हैं तो कोड थोड़ा ध्यान से आप देखिए आउटपुट का, कि उसमें उन्होंने एग्जैक्ट क्या चीज यूज की है। अब इसका डिफरेंस मैं आपको समझाता हूँ कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जब हम सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे तो ये बन जाएगा सिंगल कॉलम। यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटपुट मैंने ऑलरेडी प्रिंट करके रखा है। ये आउटपुट है, कोड नहीं है। बट ऐसे आ नहीं रहा था, इसलिए उसको मुझे प्री कोड में सेट करना पड़ा। तो यहाँ पे प्री टैग में सेट किया है। तो इसलिए आप ऐसे देख सकते हैं आउटपुट 0, 1, 2 ये आपके रो इंडेक्स है, 22, 56, 78। तो इससे जो बन रहा है ना, तो इससे क्या बन रहा है, इससे सिंगल कॉलम बन रहा है। तो ये सिंगल कॉलम आउटपुट आपको यहाँ दिख जाएगा। और सेकंड में डबल स्क्वायर ब्रैकेट है, जिससे क्या होता है कि डबल स्क्वायर ब्रैकेट से ये एक स्क्वायर ब्रैकेट से एक सिंगल कॉलम बना, उसके पास में अगर आपको दूसरा कॉलम चाहिए तो आप दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 वैल्यू डाल दी। तो ऐसे इस प्रकार से ये 2 डायमेंशनल वे में रिप्रेजेंट करेगा लिस्ट को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रो एक ही हुई पर 3 वैल्यू है। अगर आपको कुछ और ऐड करना है तो आप यहाँ कॉमा डाल के कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसे कि कैसे हम इसको पाइथन में आउटपुट कैसे चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए आप डिबग भी कर सकते हैं प्रोग्राम को। डिबगिंग के बारे में मैंने एक पोस्ट ऑलरेडी लिखा है, क्लास 11th वाले सेक्शन में आप जाइए, आपको लिंक में मिल जाएगा। तो कैसे डिबग करते हैं आप वहां जाके देख सकते हैं। वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट हम रन करेंगे। ये देखिए, तो यहाँ पे आपको आउटपुट मिल रहा है सिंगल कॉलम और ये मल्टीपल कॉलम। अगर आपको एक और जनरेट करना है रो यहाँ पे दूसरा, तो आपको ऐसे कॉमा करके यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में दूसरी वैल्यू लिखनी पड़ेगी। जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी वैल्यू डाल देता हूँ। अब इसको फिर रन करेंगे तो अब आप देख पाएंगे कि 2 रोज हो जाएगी, पर कॉलम यहाँ पे मल्टीपल होंगे। ये देखिए, तो ऐसे रो आप इंसर्ट कर सकते हैं 1 बाय 1 डेटा इंसर्ट करके। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्रिएट डेटा फ्रेम नेम बुकिंग विथ फॉलोइंग डेटा। तो यहाँ पे एक डेटा मैंने दे दिया है जिसमें आपको 4 कॉलम मिल सकती है। 4 कॉलम के साथ 4 रो, 3 रो है, एक तो हेडर रो है। तो ऐसा डेटा आपको बनाना है और यहाँ आप कॉलम भी असाइन करना है हमें। अब तक हमने कॉलम असाइन नहीं किए थे, इसलिए यहाँ 0, 1, 2 इनबिल्ट नंबर्स आ रहे थे। यहाँ पे हमें कॉलम भी असाइन करना है। तो इसका कोड पहले समझ लेते हैं, फिर आउटपुट में आपको दिखा दूंगा। कोड में देखिए, सबसे पहले इंपोर्ट पांडास एज पीडी वो कॉमन है। ये फंक्शन का डेफिनेशन भी ऑलरेडी करके रखा है। डेटा इक्वल टू फर्स्ट, यहाँ पे जो डेटा है वो मैंने डाल दिया फर्स्ट रो, उसके बाद कॉमा करके सेकंड रो, उसके बाद सिमिलरली थर्ड रो। तो ये 3 रो हमने यहाँ पे क्रिएट कर ली है अभी, जैसे मैंने आपको समझाया था। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं बुकिंग डॉट पीडी। बुकिंग यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में देके रखा है कि नेम्ड बुकिंग, तो उसका नाम हमें क्या रखना है, बुकिंग। तो बुकिंग यहाँ डेटा फ्रेम का नाम रख दिया, पीडी डॉट डेटा फ्रेम। तो डेटा फ्रेम में क्या आएगा, तो डेटा फ्रेम में डेटा जाएगा, तो सिंपली डेटा। और ये हमने कॉलम्स क्रिएट किए हैं। तो कॉलम्स असाइन करने के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं,
कॉलम्स इक्वल टू, फिर जितने भी कॉलम आपको चाहिए वो आप लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 4 कॉलम लिख दिए हैं। तो आइए देखते हैं इसका कोड रन करके, फिर ऑटोमेटिकली ये डेटा फ्रेम्स में आ जाएगा। यहाँ पे कॉपी और इसी कोड को रन कर लेते हैं इसके ऊपर, पेस्ट। ये कोड मैं आपको सेपरेट एक लिंक में दे दूंगा जिससे आप इसे डाउनलोड कर सकें, ताकि वो वेबसाइट में कहीं मोबाइल पे यूज कर रहे हैं तो प्रॉपर आउटपुट नहीं मिलेगा कोड में, तो बाद में आप इसको देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ऑलरेडी वही डेटा सेम बन चुका है जो हमने डेटा फ्रेम में डाला था। तो इस प्रकार से आप कॉलम असाइन कर सकते हैं। टी कोड, नेम, टिकट्स, अमाउंट यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कॉलम्स इक्वल टू करके असाइन किया है। तो इस प्रकार से आप लिस्ट डेटा को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने सिर्फ लिस्ट ही बनाया है अभी, तो ये है लिस्ट वैल्यूज, लिस्ट ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं इसे। आगे का क्वेश्चन है क्रिएट डेटा फ्रेम्स फर्नीचर शोन इन द फॉलोइंग टेबल। तो यहाँ पे फर्नीचर एक डेटा फ्रेम हमें बनाना है जिसमें हम इनपुट करेंगे ये वैल्यूज, और उसके ऊपर से कुछ फंक्शंस भी यहाँ लिखे हैं, जैसे डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ चेयर एंड सोफा, डिस्प्ले द फर्नीचर डिटेल्स विच प्राइस इज मोर देन 25,000। तो यहाँ पे कुछ लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस भी डाले हैं। तो आइए देखते हैं इसे कि ये कैसे हम करेंगे। तो सबसे पहले तो डेटा जो है वो यहाँ पे ऐसे डाल दिया है कि जो भी टेबल में वैल्यूज थी वो यहाँ पे लिस्ट में ही क्रिएट की है मैंने, इसमें भी लिस्ट का इस्तेमाल किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्नीचर पीडी डेटा कॉलम, जो भी कॉलम थे वो डाल दिए और फंक्शन इसको प्रिंट कर दिया है। अब उसके बाद जो ऑपरेशन है वो ऑपरेशन हम यहाँ से परफॉर्म करेंगे। तो आइए इस कोड को पहले पाइथन पे ले जाते हैं। तो यहाँ से कॉपी और यहाँ पे हम इसे कर लेंगे पेस्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो भी डेटा टेबल में दिया था उसका एक डेटा स्ट्रक्चर डेटा फ्रेम में डाल दिया है। तो आप यहाँ पे कुछ वैल्यूज रिपीट भी देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप डेटा फ्रेम बना लीजिए। उसके बाद सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो हम देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन में लिखा है कि हमें फर्नीचर जो सोफा और चेयर है उसकी डिटेल चाहिए। तो यहाँ पे उसके लिए लिखा है प्रिंट द फंक्शन नॉर्मल है, फर्नीचर, उसके बाद फर्नीचर आइटम, ये 2 चीजें डाली है। तो ये किस लिए, अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सेस करना है तो उसके लिए आपने अगर ऐसे लिस्ट यूज किया है तो आपको ये चीज करनी पड़ेगी जो हम 2D एरे में करते हैं ना। जैसे अगर आपको जावा या C++ का नॉलेज है तो उसमें हम लिखते थे ए ऑफ आई। तो ये सेम चीज है कि वो 2 कैटेगरी में डिवाइड है। फर्स्ट है फर्नीचर जो मेन डेटा फ्रेम है, उसके अंदर का कोई एक वैल्यू है जो यहाँ पे 2 ब्रैकेट है। ये बेसिकली हम वही 2 ब्रैकेट यूज करते हैं, फर्नीचर और ये पहला ब्रैकेट, ये दूसरा ब्रैकेट। तो इसी प्रकार से आपको स्ट्रक्चर को ध्यान में रख के यहाँ वैल्यू प्रिंट कर देनी है। तो इसीलिए मैंने डायरेक्टली लिस्ट आइटम को एक्सेस कर लिया है 2 ब्रैकेट डाल के। फर्नीचर, तो फर्नीचर में जो आइटम का नाम है, कॉलम नेम फर्स्ट आइटम है हमारा, वो अगर सोफा है तो वो प्रिंट हो जाए। उसके बाद न्यू लाइन में फर्नीचर आइटम चेयर, तो इसे प्रिंट कर दे। तो इसे भी हम यहाँ पे डाल के देखते हैं पाइथन कोड में। ये रहा हमारा कोड, कॉपी और यहाँ पे इसे प्रिंट कर देंगे। पेस्ट। ओके, ये कुछ और भी कॉपी हो, यस, बी भी कॉपी हो के आ चुका है, इसलिए ओके रन करते हैं इसे। ये देखिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आइटम, मटेरियल, कलर, 2 वैल्यू हमने जो यहाँ पे शो करानी थी वो हमने डिस्प्ले कर दी है। तो ऐसे आप इसको यूज कर सकते हैं। ये एक सिंपल लॉजिक है। आपको अगर ये कॉलम का हेडर रिमूव करना है तो उसके लिए थोड़ा और कोड यूज करना पड़ेगा, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो इस प्रकार से आप एक्सेस कर सकते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर ये जो क्वेरीज हम MySQL में यूज करते हैं सेम वैसा है। फर्नीचर ऑफ प्राइस ग्रेटर देन 25,000, फर्नीचर प्राइस लेस देन 10,000। तो ये रिलेशनल ऑपरेटर हमने यहाँ पे यूज किया है, लेस देन, ग्रेटर देन।
और अगर आपको कोई भी ऑल्टरनेटिव रोज या कुछ भी करना है तो उसके लिए स्लाइसिंग भी यूज करेंगे। अभी डेटा फ्रेम का स्लाइसिंग मैंने अगले टॉपिक में रखा है, तो इस वीडियो में मैं आपको क्लियरली समझाऊंगा। पर यहाँ पे ये देख लीजिए कि अगर आपको ऑल्टरनेटिव रोज चाहिए तो ऐसे आपको प्रिंट करना है। आई लॉक एक फंक्शन है, वो भी अगले वीडियो में आएगा जब क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिएट अ डेटा फ्रेम यूजिंग 2D डेटा स्ट्रक्चर, स्टोर द फॉलोइंग रिकॉर्ड्स। तो इस रिकॉर्ड को स्टोर करने के लिए हमें बनाना है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हाउस, एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 3। अब इसमें मैंने जो डेटा स्ट्रक्चर है वो थोड़ा अलग से यूज किया है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि हाउस, उसमें भी डिक्शनरी का यूज किया हमने यहाँ पे। तो डिक्शनरी जो ऑब्जेक्ट होता है उसे हम कैसे स्टोर करेंगे, तो इस क्वेश्चन में 2D डिक्शनरी पूछा गया है कि क्रिएट डेटा फ्रेम यूजिंग 2D डिक्शनरी। तो ये 2D डिक्शनरी ऑब्जेक्ट हो गया हाउस, और ये सेकंड में ये रिप्रेजेंट करता है की एंड वैल्यू। हाउस की, ब्लू हाउस, रेड हाउस, ग्रीन हाउस, येलो हाउस, उसकी वैल्यूज है। और सिंपली ये जो डेटा है हमने ऐसे स्टोर कर दिया और इसे प्रिंट कर दिया। तो सिंपली ये आउटपुट हमें दे देगा जो टेबल में ऑलरेडी दिया है। देखते हैं इसे कॉपी। जब आप डिक्शनरी यूज करते हैं तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, वो मैं आपको बताता हूं अभी। ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हाउस और ये जो लिस्ट है वो लिस्ट आप जनरेट कर दीजिए कि आपको क्या क्या चाहिए डिक्शनरी में। और डिक्शनरी जैसे ही यहाँ कंप्लीट हो, यहाँ पे ये ब्रैकेट्स जो है एंगुलर ब्रैकेट्स और स्क्वायर ब्रैकेट, उसका मिक्सअप होने के चांसेस है। तो आप जब कोड टाइप कर रहे हैं तो आपको वो ध्यान रखना है कि कौन सा ब्रैकेट कब आएगा। तो इसलिए मैं आपको रिफर करूंगा, सबसे पहले आप स्टार्टिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट जो है उसे अच्छे से लिख दीजिए। देखिए, मैं आपको दिखाता हूं कैसे मैं कोड टाइप करता हूं। जहां पर भी ब्रैकेट आता है, मेरा प्रैक्टिस ये रहता है कि मैं सबसे पहले ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज कर देता हूं, तो उसके एरर के चांसेस लेस हो जाते हैं। ये देखिए, ये आ गया और मैंने एंटर करके इसे ले लिया नेक्स्ट लाइन में। अब हमें ये चाहिए, तो मैं सबसे पहले यहाँ हाउस टाइप करता हूं। आप मान लीजिए टाइप करता हूं, अभी तो मैंने कॉपी कर लिया। तो जब मैंने टाइप किया था ऐसे ही किया था। उसके बाद ब्रैकेट जो आते हैं मैं ऐसे डाल देता हूं, और इसके बीच में जाके ये जो वैल्यूज है वो सारी वैल्यू डाल देता हूं। सिंगल कोट भी पहले, दोनों सिंगल कोट ओपन करके उसके बीच में टेक्स्ट टाइप करना है। तो इससे क्या है, एरर आने के चांसेस 99% कम हो जाते हैं। कॉमा या फिर ब्रैकेट मिसिंग होने के एरर्स नहीं रहते। मैं देखता हूं कि स्टूडेंट जब ये प्रोग्रामिंग करते हैं तब इनको ये दिक्कतें आती है, एरर्स आ जाते हैं। तो उसका रीजन यही है। तो आप ऐसे टाइप करिए तो आप अच्छे से इसको विदाउट एरर रन कर सकते हैं। तो इसीलिए ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, तो आप फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिक्शनरी में ये चीज ध्यान रखना है, सबसे पहले की वैल्यूज जो है जो वो ऐसे लिस्ट में जाएगी, और जो मेन की है वो हम ऐसे लिखेंगे कॉलन के बाहर। उसके बाद यहाँ पे सीधा इसको प्रिंट कर दिया है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्रिएट डेटा फ्रेम यूजिंग 2D डिक्शनरी। अगेन 2D डिक्शनरी बट विथ वैल्यूज एज डिक्शनरी ऑब्जेक्ट विथ स्टोर डेटा टू CCA एक्टिविटीज। यहाँ पे CCA एक्टिविटीज को स्टोर करने के लिए हमें पहले डिक्शनरी बनानी है और उसके वैल्यू को अगेन डिक्शनरी में यूज करके प्रिंट करना है। तो ये है मेन क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए, मैंने सबसे पहले 4 डिक्शनरी यहाँ क्रिएट की है। सबसे पहले है RGBY। ये 4 जो है वो है रेड हाउस, ग्रीन हाउस, ब्लू हाउस और येलो हाउस का रिकॉर्ड जो है उसका यहाँ पे ऑलरेडी स्कोर लिखा है टर्म 1 टर्म 2 का। और उससे हम एक और कंबाइन, ये जो C है वो कंबाइन के लिए लिया है, तो कंबाइन डिक्शनरी एक और बना दी। तो उसी में हम डिक्शनरी की वैल्यूज को डेटा फ्रेम में इंसर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली डेटा फ्रेम बन जाएगा इसका, जो हमें आउटपुट में दिया गया है। तो आप ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं डिक्शनरीज की वैल्यूज को यूज करके। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि क्रिएट डेटा फ्रेम यूजिंग फॉलोइंग मैट्रिक्स बाय ND array, असाइन रो एंड कॉलम लेबल्स लाइक MS Excel। मतलब MS Excel में जैसे ABC और 1 2 3 होता है वैसे हमें असाइन करके करना है। तो आप देखिए यहाँ पे एक ND array ले लिया। तो ND array जो फंक्शन है numpy का वो हमने यूज किया, इसलिए सबसे पहले पैकेज आएगा numpy as NP। सेकंड है np.array। तो यहाँ पे np.array यूज कर लिया जिसमें हमने वैल्यूज यहाँ पे डाल दी। तो ये जो वैल्यू स्टोर किया है उसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो वैल्यू जाएगी वो रो वाइज जाएगी। तो हम यहाँ रो वाइज वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं।
98, 56, 87 आप देखेंगे फर्स्ट लिस्ट में। सेकंड लिस्ट में 32, 65 ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। 55, 99, 88 ये भी यहाँ पे सिंगल रो में हमने बना लिया है। उसके बाद जो कॉलम स्पेसिफिकेशन मांगा था तो यहाँ पे कॉलम स्पेसिफिकेशन भी यूज कर लिया कि कॉलम्स क्या रखने हैं। एबीसी इंडेक्स जो रो है वो कैसे जनरेट होंगे 1 2 3 एक्सेल की तरह। तो यहाँ 1 2 3 हमने ले लिया और सिर्फ उसे प्रिंट कर दिया। तो स्टूडेंट्स आशा रखता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही क्वेश्चंस आंसर्स के लिए आप मेरी वेबसाइट है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसे ही मैं नई पोस्ट डालूंगा आपको इसकी नोट्स भी ऑटोमेटिकली आपके ईमेल में मिल जाएगी। और दूसरा, अभी तक मेरे चैनल पे आप नए हैं, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो 12th क्लास के स्टूडेंट से मेरा अनुरोध है कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही क्वेश्चन आंसर्स और प्रैक्टिकल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ पे डिस्कस करूंगा। प्रैक्टिकल लिस्ट भी यहाँ पे मैं डालने वाला हूँ, प्रैक्टिकल फाइल भी आएगी जिसमें मैं मेरे खुद का कोड डालूंगा, ताकि मैं हमेशा से बोलता हूँ कि कॉपी करने से अच्छा है कि हम खुद समझे और उसके बाद कोड लिखे। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि मैंने जो भी यूज किया है वो अपने लेवल पे एक अच्छी कोशिश की है। आशा रखता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन या थम्स अप दे दीजिए और शेयर कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करिए। ऐसे क्लास 12 के मैं और भी वीडियो डालता रहूंगा। और अगर चैनल सब्सक्राइब किया है पर बेल नोटिफिकेशन एक आइकन आपने प्रेस नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए, ताकि मैं जैसे वीडियो डालो सबसे पहले जो वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ जाए। धन्यवाद।